आज हम क्षितिज भाग 1 कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम से पाठ सांवले सपनों की याद पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन जी। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। प्राध्यापक माने लेक्चरर। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1970 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए और वहाँ के मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधानसभा के सभापति रहे। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं, डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्ष रहित आम आदमी और उसके व्यक्तित्व पर लिखी गई डायरियाँ चर्चित और प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन हैं। तो अभी हम इस पाठ को पढ़ते हैं और अभी हमने पढ़ा जाबिर हुसैन का लेखक परिचय। सांवले सपनों की याद। यहाँ पर पक्षी प्रेमी सालिम अली जी के जीवन का एक अध्ययन करेंगे हम। सालिम अली जी क्या हैं? पक्षी प्रेमी हैं और वह अब मृत्युशैया पर हैं, अर्थात कुछ ही क्षण में उनकी मृत्यु होने वाली है। तो वहाँ पर ये पाठ का शुरुआत हो रही है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। यहाँ पर क्या है कि कहाँ जा रहे हैं? सालिम अली जी की बात हो रही है। वे अब मौत की खामोश वादी में जाने के लिए तैयार हैं। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है? अर्थात जब किसी की मृत्यु होने वाली होती है तो कोई उसे रोक सके कि नहीं अभी 5 मिनट के लिए रुक जा, 1 क्षण के लिए रुक जा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इस हजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली जी। सालिम अली जी को परिंदों, सुनहरे परिंदों के साथ, परिंदे माने पक्षी, क्योंकि वो पक्षी प्रेमी थे, तो अब उन पक्षियों के साथ, अपनी यादों के साथ अगर वो जा रहे हैं तो उस हजूम में, उस झुंड में सबसे आगे आगे चलने वाले हैं सालिम अली जी। अपने कंधों पर सैलानी माने घूमने फिरने वाले यात्री अपने कंधे पर एक बैग हमेशा टांग कर रखते हैं, क्योंकि उन्हें यूँ लगता है कि सफ़र में उन्हें जो जो चीज़ें चाहिए उनके साथ होनी चाहिए। तो इसी तरह से अब सालिम अली जी भी कहाँ जा रहे हैं? एक अंतहीन सफ़र अर्थात मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। तो उनके कंधों पर भी मानो एक बैग टंगा हुआ है। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अर्थात ज़िंदगी की भाग दौड़, जो भी टेंशन्स हैं, उनसे उन्हें सबको छोड़कर वह आखिरी समय में अपने मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। परंतु जो उनका ये सफ़र है, उनकी जो ये यात्रा है, बाकी यात्राओं से भिन्न है जो उन्होंने पहले क्यों ही हैं। अब तो वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसे हों। जिस प्रकार कितने ही वन हैं, कितने ही पक्षी हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, इसी प्रकार से सालिम अली जी भी अब उसी मृत्यु की गोद में जाकर सोने वाले हैं। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? क्योंकि अगर कोई इंसान मृत हो चुका है, मर चुका है, तो अगर हम चाहें भी कि हम अपने जीवन के कुछ क्षण उसे दे दें, कुछ धड़कनें उसे दे दें, मैं अपनी ज़िंदगी के 5 साल उसे दे दूं, एक पल देना चाहूं,
वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में परमात्मा ने जितने सांस भरे हैं हम वही सांस ले पाते हैं। मुझे नहीं लगता कोई उस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। अर्थात पक्षी का एक अपना वजूद है और लोगों का अपना वजूद है, उन दोनों को सिमिलर मानना यह इंसान की भूल है। ठीक उसी प्रकार जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों माने एक तरह से झरने का ही एक रूप है जो प्रकृति में अपने आप से फूट जाते हैं, को प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। कि प्रकृति ने इन सबको किस लिए बनाया है हम ये नहीं समझते, हम आदमी अपने ही उसको देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है कि जब पक्षी बोलते हैं तो हमारे अंदर से एक बहुत हमें आनंद मिलता है, एक अच्छा लगता है। परंतु उसे अगर हम कहें कि यह एक तरह से एक झरना फूट रहा है तो वह महसूस करना क्या संभव है? आगे देखिए, एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम था सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची और शोक गोपियों को अपनी शरारत का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, भांडे माने बर्तन मटके। अब कहते कि इतिहास में हमने नहीं देखा कि कब ऐसा हुआ था कि कृष्ण ने रासलीला रची थी और वह अपनी गोपियों को अपनी शरारतों से कैसे तंग करते थे, कैसे वो माखन चुराते थे और मटकियाँ फोड़ती थी। ये हमने नहीं देखा, सिर्फ हमने क्या किया है, इसे सुना है। आगे देखिए, दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, अर्थात उन्होंने दूध और मक्खन से अपने मुंह को भरा था। कब वाटिका में, वाटिका माने वन, छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं ये सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन आए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। सांवला, क्योंकि कृष्ण को भी हम सांवला मानते हैं और वृंदावन यानी यमुना नदी का पानी भी क्या है, सांवला है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी, पतली माने संकरी मतलब कम चौड़ी, गलियों से जब उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई हमारे सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर एकदम किसी के कदम थम जाएंगे। ऐसे वहाँ पर महसूस होता है कि कृष्ण भगवान जैसे अभी भी हैं, अभी अचानक से उनकी बंसी बज जाएगी और सबके कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को, सैलानी जो वहाँ घूमने फिरने आते हैं, को हिदायत देगा तो लगता है जैसे कुछ ही क्षण में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। जब ऐसी हिदायत मिलती है, ऐसी इंस्ट्रक्शंस मिलती है तो क्या लगता है कि मानो अभी भगवान श्री कृष्ण वहाँ आएंगे और अपनी बांसुरी के मधुर संगीत से पूरे माहौल को एक संगीतमय कर देंगे। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? नहीं, ऐसा लगता है मानो आज भी वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का वास है और उन्हीं की रचनाएं वहाँ पर चल रही हैं। मिथकों की दुनिया में एक सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया माने शरीर, दुर्बल शरीर वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र की क्षति माने 100 ईयर्स, वो 100 साल तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बच रहे हैं। संभव है लंबी यात्रा के थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया है। लंबी यात्रा मतलब 100 ईयर्स एक लंबा समय है, तो उसने क्या किया है, वो 100 ईयर्स तक जीने के कारण
वो थक गए हैं और उनका शरीर कमज़ोर हो गया है और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। उनको कौन सी बीमारी है? कैंसर। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। मतलब लास्ट टाइम तक भी जो उनकी आंखों में एक रोशनी बनी हुई थी जिससे वो पक्षियों को तलाश कर लेते थे और उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए इसके बारे में सोचते थे। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी, अर्थात वो अपनी आंखों पर हमेशा दूरबीन लगाए रखते थे ताकि वो दूर बैठे पक्षियों को आसानी से देख सकें। और वह दूरबीन कब उतरी? जब उनकी मृत्यु हुई। उन जैसा बर्ड वॉचर मतलब पक्षियों को देखने वाला शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षण में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता हो। मतलब वो हर समय प्रकृति में खोए रहते थे और प्रकृति के नज़ारों को महसूस करते रहते थे और दूर दूर तक पक्षियों को ढूंढते और उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, सिर्फ यही उनके जीवन का आधार था। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। प्रकृति के प्रभाव में नहीं आना, प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के क्या रहते थे, वो कोशिश करते रहते थे। अर्थात जैसी प्रकृति हो गई वैसे ढल जाना नहीं, वो क्या करते थे, प्रकृति को सुरक्षित रखते थे, रखने के उपाय ढूंढते थे कि प्रकृति जैसी है हमें उसके अनुसार ढलना चाहिए, ना कि प्रकृति को अपने अनुसार ढालें। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्यमय दुनिया पसरी है कि प्रकृति में हर तरफ क्या है, एक रोमांच है, एक कोई ना कोई रहस्य हमेशा है जिसे तलाश करने के लिए उनके अंदर एक उत्साह भरा रहता था। आगे देखिए, वह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। क्या है कि वो प्रकृति की दुनिया जिसमें वो कुछ ना कुछ तलाश करते रहते थे, प्रकृति को कुछ ना कुछ देना चाहते थे, वह दुनिया बड़ी मेहनत से उन्होंने अपने लिए खुद बनाई थी। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं था। अब इस पार्ट में आगे देखेंगे, इसके गढ़ने में अपनी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। अब उनकी जो वाइफ थी उनका नाम क्या बताया यहाँ पर, तहमीना। तो इस दुनिया जो उन्होंने प्रकृति के साथ अपनी एक दुनिया बनाई थी उसमें उनकी मदद किसने की थी, उनकी जीवन साथी, उनकी वाइफ तहमीना ने। तहमीना स्कूल के दिनों से उनकी सहपाठी रही थी, अर्थात वे क्लासमेट थे, इकट्ठे पढ़ते थे। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। चौधरी चरण सिंह कौन थे? वे उस समय प्रधानमंत्री थे। तो वहाँ पर वो किस लिए मिलने गए थे उनसे कि जो केरल में साइलेंट वैली है वहाँ पर रेगिस्तानी हवा यानी कि गर्म हवा क्या थी, वहाँ के पक्षियों को नुकसान पहुँचा रही थी, तो उसे उन्हें कैसे सेव किया जाए, तो ये एक प्रस्ताव लेकर वो उनसे मिलने गए थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। जो चौधरी चरण सिंह जी थे वे भी प्रकृति से बड़ा प्यार करते थे, अर्थात जो बारिश की पहली बूंद जो पड़ती है और उसके एक सुगंध और उसका क्या असर होता है, वे इतने गहराई से उस मिट्टी से जुड़े हुए थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उससे उनकी आंखें नम हो गई। अर्थात सालिम अली ने बताया कि पर्यावरण के प्रभाव से जो खतरा इन पक्षियों पर आने वाला है, जिससे इनकी कितनी ही जो नस्लें हैं, ब्रीड्स हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। जब इस तरह का चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा तो उनकी आंखें नम हो गई, उन्हें भी उन पक्षियों के प्रति
प्यार और चिंता सताने लगी। आज सलीम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत को नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अर्थात अब यह कार्य कौन करेगा? सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने, D.H. लॉरेंस कौन है? ये भी एक पक्षी प्रेमी है। तो जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उसके बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे पति लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया, गोरैया एक चिड़िया है, एक टाइप है, लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, क्योंकि वो भी पक्षी प्रेमी थे और जो छत पर बैठने वाली गोरैया है उनसे ढेर सारी बातें करते थे। तो फ्रीडा ने कहा कि मुझसे ज़्यादा मेरे छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में जानती है। आगे देखिए, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वह सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में है, मेरी हड्डियों में समाया है, क्योंकि लॉरेंस क्या है, फ्रीडा के जीवन साथी थे। तो कह रहे कि वो मुमकिन है कि पॉसिबल है कि मेरे हर एक रग में, यानी कि हर एक वेन में, हर एक हड्डी में वो समाये हैं। लेकिन मेरे लिए इतना कहना कठिन है कि उसके बारे में और उनके अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना, कि जो जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया उसे मैं वर्ड्स में बयान कर सकूं, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानती है। जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। बचपन के दिनों में अपनी एयरगन से घायल हुई गिरने वाली नीलकंठ की वह गोरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के लिए नए नए रास्तों पर लेकर जाती रही। अर्थात बचपन में जब वो खेल रहे थे तो उनकी एयरगन से क्या हुआ, घायल हो गई। कौन? नीले कंठ वाली एक गोरैया चिड़िया, और जिससे कि उन्होंने उसकी देखभाल की, उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया उससे उनका प्रेम जो था पक्षी जगत के प्रति पैदा हो गया। वह गोरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ लेकर जाती रही। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जीवन का प्रतिरूप बन गए थे। अर्थात ज़िंदगी को बेमतलब ही जिए जाना उनका मकसद नहीं था। वे ज़िंदगी में ऐसा कुछ करना चाहते थे जिससे वह इस ज़िंदगी की सच्चाई से ऊपर उठ सके। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। मतलब कि यानी कि वो एक छोटा सा टापू जो एक लिमिटेड एरिया है उस तक सीमित नहीं रहे, वे एक सागर बने। सागर जिसकी कोई अथाह नहीं है, समुद्र का कोई ठोर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है कि वो कहाँ तक फैला हुआ है। जो लोग अपने भ्रमणशील स्वभाव और अपनी यायावरी मतलब घुमक्कड़ प्रकृति से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वे आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। अर्थात सलीम अली कहीं नहीं गए हैं, वह क्या कर रहे हैं, वो आज भी पक्षियों की तलाश में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आए होंगे, क्योंकि जब भी वो जाते थे तो कुछ ना कुछ नया खोज कर ही वापस आते थे। जब तक वे नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सलीम अली तुम लौटोगे ना? अब यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहता है कि सलीम अली तो एक अंतहीन सफ़र पर चले गए, अर्थात वह मृत्यु की गोद में चले गए, परंतु सलीम अली
का जामा पहने कोई और पक्षी प्रेमी इस दुनिया में आएगा जो पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ आगे सोच करेगा, विचार करेगा और उनकी ज़िंदगी बचाने का प्रयास करता रहेगा। तो उस संदर्भ में लेखक कह रहा है कि सालिम अली तुम लौटोगे ना।